अतीत में हुआ एक कत्ल और वर्तमान में हुआ एक कत्ल, इन दोनों पीड़ितों के बीच खून का रिश्ता था। लेकिन क्या इन दोनों मर्डर्स के बीच में भी कोई रिश्ता था? आपने इस बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं मिस्टर विवेक चौहान। हमने 1000 बार आपसे पूछा, लेकिन आप सभी ने हमसे यही कहा कि बड़ी सीधी सादी फैमिली है आपकी, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। और बाद में हमें पता चलता है कि दूध में धुली हुई आपकी फैमिली दरअसल किसी के खून में डूबी हुई है। और खून भी किसका? आपकी अपनी मां का। और किसने बहाया? आपने खुद। क्यों मिस्टर चौहान? देखिए, आप पुलिस वाले लोगों की बातों में मत आइए। जो दिखता है या जो कोई बकता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। तो फिर सच क्या है मिस्टर चौहान? आप अपनी मां के कत्ल के केस में जमानत पर हैं, फिर आप पर लगे आरोप मनगढ़ंत कैसे हो सकते? जो हुआ वो एक हादसा था, एक्सीडेंट। बस मुझे बहुत चालाकी से फंसाया गया। आपने एक पिस्तौल खरीदी थी? हाँ, खरीदी थी। मैंने वो बंदूक किसी को मारने के लिए नहीं, बस डराने के लिए ली थी। किसे डराने के लिए? किसी को नहीं, मतलब अगर कोई हमला करता है, कोई अटैक करता है दुकान पर। आप हमारा काम जानते हैं। तो जो पिस्तौल आपने किसी को डराने के लिए ली थी, उसी पिस्तौल से आपने अपनी मां का कत्ल कर दिया। क्यों मिस्टर चौहान? देखिए, मैंने आपसे कहा वो एक एक्सीडेंट था। मैंने अपनी मां को नहीं मारा है। मैं बहुत प्यार करता था अपनी मां से। लेकिन आपका बेटा शायद आपसे प्यार नहीं करता, वो अपने चाचा के साथ रहता। ऐसा क्यों? कपिल के कारण मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। सारी जड़ कपिल है। देख कपिल, मां वहां रहेगी जहां वो खुश हैं, और मां यहां पर खुश हैं। ठीक है भैया, तो मां से ही पूछ लेते हैं ना कि वो खुश कहां रहेगी और ज्यादा खुश कहां रहेगी। मां से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मां कहीं नहीं जाएंगी, मां यहीं रहेंगी। पर तू अकेला रहता है, मां की देखभाल कैसे करेगा? मां की देखभाल मैं कर सकता हूं भैया। इस तरह झगड़ो मत, एक बार मां से ही पूछ लेते हैं, वो जहां चाहेगी वहीं रहेगी। प्रवीण भैया, इतनी देर से और मैं क्या कह रहा हूं? इसकी बातों को ज्यादा बढ़ावा मत दे। तुझे क्या लग रहा है मां का प्यार इसे यहां पर खींच लाता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका एक ही इरादा है कि मां अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके अकेले के नाम कर जाए। तो क्या आप इसी कारण से मां को अपने घर में रखना चाहते हैं? फालतू की बकवास ना कर। मैं बड़ा बेटा हूं, इसलिए मां मेरे साथ ही रहेंगी। अब बस भी करो, बंद कर दो मेरे लिए लड़ना। मां ये लड़ाई अपने साथ लेकर आया है। कह रहा है कि आप यहां पर खुश नहीं है। आप खुश नहीं है यहां पे? हाँ मां, आप ही तय करिए कि आप ज्यादा खुश कहां रहेंगी, यहां या मेरे घर में। मां, सोचो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस एक बार कह दो कि तुम्हें यहां से निकलना है, पूरी दुनिया से लड़के ले जाऊंगा तुम्हें अपने साथ में। विवेक बेटा, बेटा तुम्हारी और प्रवीण की अपनी अपनी फैमिली है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, जबकि कपिल अकेला है। मेरा फर्ज बनता है उसके साथ थोड़ा समय गुजारना, और बीच बीच में मैं यहाँ भी आती रहूंगी ना। पापा, अगर दादी माँ कपिल चाचू के वहां गई है तो मैं भी वहां जाऊंगा, दादी के साथ रहूंगा। अबे तेरी दादी कहीं नहीं जा रही। कुछ दिनों की नौटंकी है। कपिल ने दिमाग खराब कर दिया मां का। लौट आएंगे कुछ दिनों में। हाँ ठीक है ना पापा, मैं भी आ जाऊंगा कुछ दिनों में, दादी के साथ रहूंगा। कपिल का यही प्लान था, सारी प्रॉपर्टी हड़प लो, मुझे और प्रवीण को बाहर ही रखो। और आपका बेटा अभय? अभय का ऐसा है, वो घर का सबसे बड़ा पोता, जन्म से ही अपनी दादी की गोद में पला बढ़ा, उनका लाडला। वो अपनी दादी के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए वो भी उनके साथ चला गया। चलो मान लेते, लेकिन पिस्तौल कैसे चला? आपका तो कहना है कि आपने अपनी मां को नहीं मारा। देखिए, मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि कपिल दिन ब दिन मेरी मां और मेरे बेटे के दिल में जहर भर रहा था मेरे खिलाफ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पिस्तौल खरीद के उसे डराता हूं। अभी 10 मिनट पहले तो आपने कहा था कि आपने चोरों डकैतों को डराने के लिए वो गन खरीदी। हाँ, वो भी। मिस्टर चौहान, आप ये भी कहते रहेंगे, वो भी कहते रहेंगे, तो कोई कुछ भी यकीन नहीं करेगा। ना करे यकीन। मैं लोगों को बोल बोल के थक गया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन सच्चाई यही है कि कपिल को धमकाने के लिए मैं उस दिन पिस्तौल उसके घर लेकर गया था। भैया, आप जबरदस्ती तो मां को इस घर से नहीं लेके जा सकते। तो तू जबरदस्ती मां को यहां पर रोक के भी नहीं रख सकता, तो उन्हें और मेरे बेटे को जबरदस्ती मेरे खिलाफ भड़का भी नहीं सकता। बच्चे को बीच में मत लाइए भैया, साफ साफ बोलिए ना।
आप माँ को मेरे घर से अपने घर इसलिए लेके जाना चाहते हैं ताकि माँ की पूरी प्रॉपर्टी का एक एक इंच सिर्फ आपको मिल जाए, और उसके बाद भीख में एक छोटा सा टुकड़ा प्रवीण भैया को दे दें। ओ, तेरी तरह लालची नहीं हूं मैं। तू माँ को इसलिए यहां से नहीं जाने देना चाहता क्योंकि तुझे उनसे नहीं, उनकी प्रॉपर्टी से प्यार है। तो जो भी समझ लो आप, लेकिन माँ इसी घर में रहेगी। और जहां तक अभय का सवाल है ना, तो वो भी अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, और अभय से मुझे भी बहुत प्यार है भैया। और अभय इस घर में खुश भी है, लेकिन माँ की और अभय की खुशी आपसे तो देखी नहीं जाती ना। मुझसे मेरी माँ और मेरे बेटे की खुशी नहीं देखी जाती। बिल्कुल। तू देख, वो गोली गलती से चली थी, वो एक हादसा था, एक्सीडेंट और कुछ भी नहीं। लेकिन सोचिए, कपिल ये चांस जाने देता? उसने दुनिया भर में मर्डर मर्डर चिल्लाया, और मेरा बेवकूफ बेटा उसने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया। प्रवीण, तू तो जानता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने वो पिस्तौल सिर्फ कपिल को डराने के लिए ली थी। वो गोली गलती से चली। कपिल ने आपके खिलाफ मर्डर का चार्ज लगाया है। कह रहा है कि सिर्फ धमकाना होता तो भरी हुई पिस्तौल क्यों लाते। अरे मैं भूल गया था कि वो पिस्तौल भरी हुई है। और प्रवीण, मैं मां को क्यों मारूंगा? मां को? एक बेटा अपनी मां को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता, लेकिन एक बेटा अपने बाप के खिलाफ गवाही दे सकता है। अभय ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। इसी बात का गुस्सा था मुझे। जहर भर दिया दिलों में कपिल ने। पहले मां के साथ ऐसा किया और अब मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं अगर आज बाहर हूं तो अपने भाई प्रवीण की वजह से। उसी ने मेरी जमानत करवाई, एक अच्छा वकील किया। उसे मालूम था कि मैं बेकसूर हूं। उसे मालूम था कि कपिल क्या गेम खेल रहा है। मैंने अपने और प्रवीण के बिजनेस को एक कर दिया था। वो केस लड़ने में मेरी मदद कर रहा था। सर, अगर प्रवीण को मारने से किसी को फायदा हो सकता है तो वो है सिर्फ कपिल। तो इतने दिन तक आप चुप क्यों बैठे रहे? ये बात आपने हमसे पहले दिन क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे भी उस दिन ये बात सूझी ही नहीं। लेकिन उसके बाद मैं कई दिनों से सोच रहा हूं कि अब मेरी मदद के लिए प्रवीण नहीं रहा। अब मुझे अपना बिजनेस और कोर्ट केस अकेले ही संभालना पड़ेगा। मां भी नहीं है। तो कपिल ने प्लान बनाया होगा कि यही सबसे सही तरीका और टाइम है सारी प्रॉपर्टी हड़प लेने का। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रवीण को हमारे भाई कपिल ने ही मरवाया है। वही असली गुनहगार है। अतीत में हुई रेखा चौहान की मौत एक्सीडेंटल थी या कत्ल, यह विवाद का विषय था। लेकिन इस केस ने विवेक और प्रवीण और विवेक और कपिल के रिश्ते पर एक नई रोशनी डाली। अब विवेक को समझो क्लीन चिट मिल गई थी और सारा शक अब कपिल की तरफ जा रहा था। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जा रही थी या फिर ये इस केस के मास्टरमाइंड की एक और मास्टर चाल थी? सर, सुरेश नारायण कुछ कहना चाह रहा है। कहता है कि असली मास्टरमाइंड के बारे में सब कुछ बताएगा। अगर फिर से कोई कहानी बनने लगा तो? सर, काफ़ी मरम्मत की जा चुकी है उसकी। लगता नहीं कि झूठ बोलेगा। एक बार देख लेते हैं। साहब, जैकी शर्मा ही वो आदमी है जो मुझे और करण को उस आदमी के पास लेकर गया जो प्रवीण चौहान को मरवाना चाहता था। साहब, पता था मुझे कि तू कोई अजीब सी अलग सी लीड देगा, फिर से गुमराह करने की कोशिश करेगा। नहीं साहब। देख, तू अपने आका के लिए चाहे कितनी भी ईमानदारी निभा, लेकिन इतना याद रख, वो आजाद घूम रहा है और तुम दोनों यहां सड़ रहे हो। साहब, मेरी और करण की इस बारे में लंबी बातचीत हुई है। साहब, हम दोनों सब कुछ सच सच बोलकर इस झमेले से दूर होना चाहते हैं। मैं आपको अनिल और उमेश तक पहुंचाऊंगा। ये जैकी शर्मा का पता तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ साहब, मैं ये सुजीत शर्मा को जानता हूँ। मैं उस तक पहुंचा सकता हूँ आपको। मालूम था मुझे कि अब कोई नया नाम आने वाला है। कौन है सुजीत शर्मा? क्या ये भी जैकी शर्मा की तरह कोई भूतिया किरदार है जिसका ना पता है ना मोबाइल नंबर? नहीं साहब, सुजीत शर्मा जैकी शर्मा का रिश्तेदार है और जैकी हमें उसी के पास लेकर गया था इसे प्लानिंग करने के लिए। देखो, मामला लाखों का है। वहां जाकर प्रवीण चौहान को ठोकने का 1-1 लाख मिलेगा। करण, तुझे 2 लाख। सुरेश 3। 8 अक्टूबर को किसी भी हाल में प्रवीण चौहान खत्म हो जाना चाहिए। मैं अनिल और उमेश को लेकर जाऊंगा और उन्हें प्रवीण चौहान दिखा दूंगा। करण, सामान का इंतजाम तू करेगा। सामान का खर्च अलग होगा ना? बिल्कुल। एक बार प्रवीण चौहान मारा गया, हम सब अलग अलग होंगे।
कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा तब तक जब तक मैं ना बोलूं। और एक बार मौत कंफर्म हो गई सबके पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक कोई फोन नहीं। ये रहे 20-20 हज़ार एडवांस तुम सबके लिए। अब आप लोग फिक्र करना छोड़ दीजिए और ये समझिए कि परवीन चौहान आज और अभी परलोक सिधार गया। जैकी को तो कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सुजीत तक पहुंचा जा सकता है। ये वही तो है जिसने सब कुछ प्लान किया साहब। उसने पहले जैकी को साथ लिया, जैकी ने मुझे, मैंने करण को, और करण ने उमेश और अनिल को। सुजीत को सुपारी किसने दी? नहीं मालूम साहब। कहाँ मिलेगा सुजीत? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ नारायण? और अनिल और उमेश कहाँ मिलेंगे? सर वो उधर कोने वाला घर सुजीत का है। जी उमेश गुप्ता आपका क्या लगता है? हमार बेटवा है। क्या बात है भाई? बोल बोल अनिल कहाँ है? बोल। पता नहीं साहब। कुछ तो बताएंगे भी। क्या कर दिया उमेश ने? आपके बेटे ने एक आदमी का खून किया है। बता बता, पिस्तौल कहाँ रखी है? छुपा दी साहब। कहाँ छुपाई है? चल दिखा। हो गया वार्म अप, अब बोलेगा? जाओ और उठक बैठक करवाएगा। देख, हम पुलिस वालों को ना कहानियां पसंद नहीं होती, और एक केस में हम एक से ज्यादा फेंकूबाज बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए अब बात ना कट्टू कट होगी। प्रवीण चौहान की सुपारी किसने दी? तूने? अभय ने। अभय? अभय चौहान? हाँ, अच्छी जान पहचान है मेरी अभय से। उसने बोला अपने चाचा को खत्म करना है। 25 लाख में सौदा हुआ था। पैसे किसने दिए थे? उसके चाचा ने, प्रवीण के भाई कपिल चौहान। जी। हाँ जी। तुम्हारे कपिल चाचा कहाँ हैं? पता नहीं, बाहर के कुछ काम से। क्यों, क्या हुआ? मैं कह रहा हूं आपसे, वो घर पर नहीं है, बाहर गए। जब से तुम्हारे प्रवीण चाचा का मर्डर हुआ है तब से बाहर गए होंगे, है ना? जी नहीं, उसके 1-2 दिन बाद कोई अर्जेंट काम आ गया था, तभी गए। अबे जी चाचू। मैं कुछ ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूँ, जल्दी लौटाऊंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है। और तब से लेकर अब तक उन्होंने तुमसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया होगा? नहीं। कैसा चाचा है? भतीजे को सामने कर दिया। क्या मतलब? अब हमें तुझे अकेले को गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेके चला। साहब हमारा यकीन करिए साहब,
हमारा लड़का अनिल 4 साल से अपना चेहरा नहीं दिखाया। हमें तो मालूम भी नहीं थी कि वो दिल्ली चला गया करके। सब हम लोगों ने तो उससे कोई उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। हमें लगा कि वो बाहर आवारागर्दी कर रहा होगा। बात आवारागर्दी से ऊपर जा चुकी है। कत्ल का इल्जाम है उस पर और वो फरार है। अगर वो आप लोगों तक पहुंचता है तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। जी साहब। और एक बात, अगर माँ बाप का प्यार बीच में आता है तो तुम दोनों के और जेल के बीच में कोई नहीं आएगा। चलो। सर एक ही बात कितनी बार बोलूं? प्रवीण चाचू के मर्डर के बाद कपिल चाचू को कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तब से। तू भी अपने प्रवीण चाचा को मरवाना चाहता था? जी। क्यों? वो तेरे पापा की हेल्प कर रहे थे केस लड़ने में। मेरे लिए मेरे पापा है कपिल चाचू और मेरी माँ थी दादी माँ, जिसे मेरे पापा ने मार डाला। सब मेरे पापा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। खत्म करना मतलब चाचू मर्डर की बात कर रहे हो आप? हाँ, मर्डर। हम लोग चुपचाप प्रवीण भैया को जान से मार डालेंगे। पता है क्यों? हाँ पता है, क्योंकि वो पापा को सपोर्ट करते हैं। पापा से नफरत करता हूं मैं। उन्होंने मेरी दादी माँ को मारा चाचू। हाँ बेटा, मुझे लगता है ये प्रवीण चाचू भी शामिल थे दादी माँ के मर्डर में। तुम्हें एकदम ठीक लगता बेटा। और तुम्हें पता है इन दोनों ने क्या सोचा था? क्या? इन दोनों ने सोचा था कि एक साथ मिलकर माँ को खत्म करके माँ की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर जाते हैं। ऐसे गंदे लोग हैं ये। पैसों के लालच में अपनी माँ की जान ले ली। और अगर इनका बस चले ना तो ये लोग तुम्हारे कपिल चाचू की भी जान ले सकते हैं। चाचू नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दादी माँ के बाद एक आप ही तो सब कुछ मेरे हो। और तुम्हारे अलावा मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। और इसलिए बेटा हम दोनों को मिलकर एक दूसरे को बचाना होगा। और बेटा जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब खुद को बचाने के लिए अगर हमें किसी को मारना भी पड़े ना तो वो सही होता है ना? जी जी चाचू। तो प्लान ये है कि हम दोनों चुपचाप प्रवीण भैया को अपने रास्ते से हटा देंगे। विवेक भैया तो वैसे भी मां के कत्ल के जुर्म में जेल जाने ही वाले हैं। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अबे तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो हमारा ये काम कर सकता है? हाँ चाचू, एक बंदे को जानता हूँ मैं, वो हमारा काम कर सकता है। सर मैंने सारा जिम्मा सुजीत शर्मा को सौंप दिया था। उससे पैसों का डील कपिल चाचू ने किया। सुजीत ने कर दिया अपना काम जो उसे करना था। और तुम लोगों ने सोचा होगा कि तुम लोग बड़े आराम से रहो। तुझ तक, तेरे कपिल चाचा तक हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाए। सर मैंने वो सब कभी नहीं सोचा। मेरे लिए मेरे दादी माँ की मर्डर का आधा बदला हो चुका है। बस एक बार पापा को जिंदगी भर के लिए जेल हो जाए सर, बदला पूरा हो जाएगा। और जेल में वो अकेले कहाँ रहेंगे? तुम्हारे प्यारे कपिल चाचा भी तो होंगे उनका वहां साथ देने के लिए। और वही क्यों, सुजीत, जैकी, सुरेश, करण, अनिल, उमेश और पता नहीं कौन। हाँ? तुम भी तो होगे वहां। पूरी जवानी नफरत के तेल में उबलते रहे और अब जुर्म का जहर अपने होठों से पी गए। मर्डर में भागीदार बने। अच्छा, बहुत अच्छा करियर बनाया तुमने अभय चौहान। जी हाँ सर, जिसने वो मरून शर्ट पहनी थी वो यही है। और इसके हाथ में काला बैग भी था। दूसरे वाले ने हेलमेट पहना हुआ था। जिसने हेलमेट पहना था अनिल कुमार, वो अभी तक फरार है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसे पकड़ लेंगे। सर क्या वाकई में मेरे देवर कपिल ने मेरे हस्बैंड को मरवाया है? जी, आपका देवर कपिल चौहान और आपका भतीजा अभय चौहान। अभय? पर वो तो बच्चा है। 18 के ऊपर है गीता जी। कपिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है और एक और आदमी जो इसमें शामिल था, जैकी शर्मा, वो भी फरार है, लेकिन हम सबको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बेटे में इतना गुस्सा, इतनी नफरत आई कहां से। भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बेटे के अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहां से आई? हाँ? कब झांक कर देखेंगे आप अपने अंदर? विवेक भैया, मुझे लगता है कि आपको माँ जी को कपिल के साथ ही रहने देना चाहिए था। माँ जी भी यही चाहती थी। इस जोर जबरदस्ती से क्या हासिल हुआ किसी को? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कपिल चौहान और दो अहम किरदार जैकी शर्मा और अनिल कुमार अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंट और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है। माँ को किस बच्चे के साथ रहना चाहिए, माँ किसकी तरफदारी करेगी, प्रॉपर्टी किसके नाम की जाएगी, ये इनसिक्योरिटी, ये डर, ये गुस्सा, ये जलन, ये सब खून के रिश्तों में बहुत आम सी बात है। हर दूसरे हिंदुस्तानी घर में इस विषय को लेकर चाहे हल्की सी मात्रा में ही सही, लेकिन अनबन जरूर होती है। लेकिन इस अनबन को इस कदर आग देना कि हत्या जैसा संगीन जुर्म अपना फन उठाए, ये आम नहीं है, ये शॉकिंग है, निंदनीय है। फिर हमारे सामने वही सवाल उठता है कि क्या खून के रिश्तों से पैदा हो रहे तनाव का सामना करना दुनिया की दी गई तकलीफों को सहन करने से ज्यादा मुश्किल है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? हमारा आज का दूसरा केस कुछ नए सवाल उठाता है। हेलो। कितना समझाया तेरे को, पर तू नहीं समझा। लगता है शराफत की भाषा पल्ले नहीं पड़ती तेरे। कौन है आप? शेख हूँ। कितनी बार बोला बे, सीधी तरह मान जा, छोड़ दे मनीषा को, वरना अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। मनीषा आपको जानती तक नहीं, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? जानता तो तू नहीं है अपुन को। ज्यादा शान पट्टी मत कर, छोड़ दे मनीषा को। वो तुझे पसंद नहीं करती है। अपुन उसको बहन मानता है। उसको तेरे से प्रॉब्लम है, इसलिए अपुन को तेरे से प्रॉब्लम है, समझा? देखिए मैंने पूछा है मनीषा से, वो तेरे को क्या लगता है अपुन मजाक कर रहा है? छोड़ दे मनीषा को, वरना जिंदगी तेरा साथ छोड़ देगी। अपुन लास्ट वार्निंग दे रहा तेरे को। अरे जल्दी करो पुनीत, सवार होने को है, लेट हो जाएंगे। 1 मिनट मनीषा। क्या हुआ? फिर से उसी का फोन था मुंबई से। कौन है ये शेख जो तुमको अपनी बहन मानता है? कितनी बार कहूँ पुनीत, मैं किसी शेख को नहीं जानती, और मैं तो कभी मुंबई गई नहीं हूँ। मुझे लगता है कोई पागल ही जो मजाक कर रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार फोन कर रहा है ये पागल, और हर बार वही धमकी। कहता है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हें छोड़ दूं, वरना अपने आप को मुंबई का डॉन कहता है। एक आदमी जो अपने आप को शेख बता रहा था, वो पुनीत मकवाना को फोन पर धमकी दे रहा था कि पुनीत अपनी पत्नी मनीषा से अलग हो जाए, और खुद को वो मनीषा का मुंह बोला भाई बता रहा था।
लेकिन मनीषा का कहना था कि वो शेख नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। धमकियों का यह सिलसिला बढ़ता चला गया और पुनीत के अलावा उसके पिता को भी ये धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। हेलो, जगदीश मखवाना बोल रहा है? हाँ बोलो छू, तमे कौन भाई? सही पहचाना, अक्खा मुंबई का भाई शेख। पैसे लेके खून करना पेशा है अपन का, पर तेरे बेटे का खून तो अपन मुफ्त में करेगा, तड़पा तड़पा कर मारेगा उसे। लेकिन मेरे बेटे पुनीत ने किया क्या है? बात नहीं मान रहा है अपन की, तू मना उसे, बोल के मनीषा को तलाक दे दे। मनीषा बहन है अपन की, परेशान है तेरे बेटे से। पुनीत को बोल उसकी जिंदगी से दूर हो जाए, वरना अपन उसको उसकी जिंदगी से दूर कर देगा। और अगर तूने उसे नहीं समझाया ना तो तुझे और तेरी बीवी सरला को भी ऊपर भेज देगा, समझा? हेलो हेलो हेलो, पर बेटा ये आदमी है कौन? बापूजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं और मनीषा कुछ भी नहीं जानते इस आदमी के बारे में। पता नहीं कौन है और क्यों ये सब कर रहा है। टाइम થઈ ગયો છે, આરામ से। बेटा हाजती रखती हूँ, हो जाएगा तो बता देना। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। कोई पागल है, मजाक कर रहा है। पागल तो हम लोग हो गए हैं सर। पिछले 7 दिन से लगातार फ़ोन कर रहा है और उसकी धमकियाँ बढ़ती जा रही हैं सर। पहले सिर्फ मुझे फ़ोन करता था, अब मेरे बापूजी को फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। हम लोग सीधे साधे किसान लोग हैं। मेरा बेटा कंप्यूटर की नौकरी करता है। डॉन का हमने क्या बिगाड़ा जो हमें ऐसे डरा रहा है? मैं तो स्कूल में टीचर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी से। देखिए, आप उसे सीरियसली लेंगे, उससे डरेंगे तो उसे और मजा आएगा। एक काम कीजिए, उसका फोन ही मत उठाइए। साहब ये देखिए, उसी का फोन है सर। उठाइए, स्पीकर पे रखिए। हेलो। क्या बे हीरो, अभी तक मनीषा को आजाद नहीं किया तूने? लगता है बकरे की तरह हलाल करना पड़ेगा तेरे को। कौन है तू? पूरा नाम बता, और कहाँ का शेख है तू? तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? पुलिस इंस्पेक्टर दवे। अब तू अपना पता बता, फिर मैं आता हूँ तुझे हलाल करने के लिए। ये पुलिस की धमकी किसी मामूली चोर उचक्के को देना। मैं नहीं डरता पुलिस से। मुंबई के किसी भी थाने में पूछ ले, पता चल जाएगा डॉन शेख क्या चीज है। तू बीच में बताना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको उड़ा दूंगा, बोल देता हूँ। हेलो, देखिए ये कोई डॉन वॉन नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ कागज के शेर होते हैं। फोन पर धमकी दे सकते हैं, हकीकत में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती इनके अंदर। कुछ दिनों बाद थक कर अपने आप फोन करना बंद कर दे।
पुनीत, मुझे ऐसे लगता है कि उस शेख की आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। कहाँ? शायद वो तरुण की आवाज थी। तरुण? लेकिन तरुण ऐसा क्यों करेगा? उसने तो बहुत दिनों पहले ही तुम्हें फोन करना बंद कर दिया। हाँ, पर पता नहीं, जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तरुण की आवाज है। पुनीत, मनीषा और उनके परिवार ने उस नंबर से आए कॉल्स को उठाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी कॉल्स आने बंद नहीं हुए। उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद पुनीत को उसी नंबर से एक मैसेज आया, फिर एक धमकी मिली, और इस बार मिली धमकी एक पहेली में लिपटी हुई थी। बहुत समझाया पर तू नहीं समझा। मनीषा को तूने नहीं छोड़ा, अब तो भुगतेगा। देखना कैसा धमाका होता है। अरे, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। दोपहर में आपके लिए एक पार्सल आया था। किससे भेजा? पता नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। बीज आया है। काफी जल्दी आ गया, अभी तो ऑर्डर दिया था। चलो खाने के बाद देखते हैं। आ लो तुम्हारी चाय। अरे सांभळो छो, आपने अभी तक बीज नहीं निकाले। अरे भूल ही गए हो। एक काम करो, तुम ही निकाल लो, और जब खेत जाओ तो याद से दे देना मुझे। हाँ ठीक छे।
सरला, 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 सरला तुम्हें क्या हो गया? फोन पर मिल रही धमकियां आखिरकार सच साबित हुई। पुनीत को मैसेज आया था कि धमाका होगा और धमाका हुआ, और इस धमाके का शिकार हुई पुनीत की मां सरला मकवाना। मनीषा का नाम लेकर धमकियां दी जा रही थी और धमकी देने वाला पुनीत से यही चाहता था कि वो मनीषा से अलग हो जाए। फोन पर आवाज सुनकर मनीषा को ऐसा लगा था कि शायद ये आवाज तरुण की थी, लेकिन तरुण तो 3x6 के बिस्तर पर लाचार पड़ा था। सिर्फ उसके हाथ पैर काम कर रहे थे। उसके शरीर का निचला हिस्सा लकवे की वजह से एकदम बेजान हो गया था। क्या तरुण का इस वारदात से कोई लेना देना था? इस जानलेवा धमाके से यह बात तो साफ थी कि किसी के अंदर नफरत का लावा काफी वक्त से उबल रहा था, और यह विस्फोट उसी नफरत का नतीजा था। किसके अंदर पनप रही थी इतनी नफरत? किसी के घर इस तरह से एक विस्फोटक बॉम्ब भेजने की आखिर वजह क्या थी? इस हैरतअंगेज केस का खुलासा होगा कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख पूरे देश को। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।